Hello everyone, welcome to UPSC Academy. So in this video we will continue with our 11th class economics NCERT and we will discuss the chapter number 4, that is poverty. So let's get started. So you will come to know 4 things in this video. पहली चीज तो ये कि हम वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में जानेंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं पॉवर्टी के। दूसरा, हम इसकी जो मल्टी डायमेंशंस है, पॉवर्टी सिर्फ लैक ऑफ इनकम नहीं होता है बट इट इज मच मोर देन दैट, और वो सारी डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, हम किस तरीके से इंडिया में पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है, किस तरीके से हेड काउंट रेशो सॉल्व की जाती हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसे क्रिटिकली अप्रिशिएट करेंगे, पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड जो इंडिया में यूज किया जाता है। लास्टली, जो पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे हैं, उन प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनमें क्या कमियां रह गई है कि अभी भी पॉवर्टी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। सो पहली चीज तो ये, हु आर पुअर, पुअर कौन है इंडिया में। तो इकोनॉमिस्ट ने और स्कॉलर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिन्हें कैटेगराइज करा है कि इन बंदों की प्रोबेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी ज़्यादा रहती है पुअर होने की। तो पहला तो कौन होता है, लैंडलेस रूरल पुअर, क्योंकि इसके पास लैंड है नहीं, ये लैंडलेस लेबर है की तरह काम करता है दूसरे लैंड लॉर्ड्स की फील्ड्स पर। तो ये अगर इसे जॉब ना मिले तो ये बेसिकली, हम लेविस मॉडल की बात करें तो एक तरीके से सीजनली एम्प्लॉयड होता है और इसका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं होता है। तो अगर लैंडलॉर्ड ने इसे हटा दिया और अगर किसी सीजन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही तो इसके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी। यानी लैंडलेस रूरल पुअर जो होता है, लेबर जो होती है, वो पुअर होने की उसकी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरीके से अर्बन माइग्रेंट, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, इनकी भी कोई यूनियन नहीं होती है और इनफॉर्मली यानी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क में ये एम्प्लॉयड होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी सीजनल रहती है, बारिश के मौसम में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती हैं या इकोनॉमी अगर डाउन हो तो भी कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती हैं और इन्हें भी जब मर्जी हायर एंड फायर किया जा सकता है। तो ये भी वल्नरेबल रहते हैं पॉवर्टी की कैटेगरी में आने के। और कौन पुअर है, जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वल्नरेबल टू स्टारवेशन, वो भी पुअर है। उसके साथ साथ अगर आपकी कोई और एसेट भी नहीं है, लैंड तो है ही नहीं, उसके अलावा भी आपके पास घर नहीं है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, आप फॉर्मल मनी मार्केट यानी बैंक में जाकर लोन नहीं रेज कर सकते हैं, तो आप पुअर रहेंगे। क्योंकि बाकी लोग जिनके पास एसेट ओनरशिप है या कोई भी टेंजिबल एसेट है, वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और एज ए कोलेटरल उसको रखकर लोन रेज कर सकते हैं। एटलीस्ट वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कंसिडर कर सकते हैं। बट जिनके पास कोई एसेट ही नहीं है, फॉर इंस्टांस माइग्रेंट लेबर जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं अर्बन एरियाज के पेरिफेरल एरियाज में, उनके पास कोई साधन नहीं होता है कि वो फॉर्मल बैंकिंग से मनी रेज कर पाए। साथ ही क्या कैरेक्टर पाया गया है पुअर्स का, ये पाया गया है ज़्यादातर पुअर्स के बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। अब एनसीईआरटी बुक के अंदर 2 यंग गर्ल्स को कंपेयर किया गया है, अनु एंड सुधा। ये इसलिए ये केस स्टडी डिस्क्राइब करी है ताकि आप जान सके कि पुअर पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सुधा जो है एक रिच बिजनेसमैन की बेटी है, रिच बिजनेसमैन की डॉटर है, और अनु जो है पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर की डॉटर है। अब क्या पाया गया कि हावेवर दोनों ही टैलेंटेड हैं, अनु भी काफ़ी टैलेंटेड है, दिखने में भी वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं और उसे डांस का शौक है और वो डांसर बनना चाहती हैं। बट क्योंकि उसके पुअर पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो स्कूल में जा सके
और डांस प्रैक्टिस पर जा सके, और उस पर बर्डन भी है, प्रेशर भी है इनकम अर्न करने का, स्टारवेशन को फाइट करने का, तो वो क्या करती हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क को ज्वाइन कर लेती हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क को ज्वाइन कर लेती है। जबकि सुधा के पेरेंट्स उसे अच्छी स्कूलिंग देते हैं, उसके पेंटिंग की क्लासेस दिलाते हैं क्योंकि वो पेंटर बनना चाहती हैं, और कुछ साल बाद सुधा एक सक्सेसफुल पेंटर बनती है। तो ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुधा को रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो, कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व हो, उसके पास खाने को के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरीके से शो करा गया है कि किस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज की लैक की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पुअर सेक्शन ऑफ पीपल जो होता है, दो उनके भी ड्रीम्स होते हैं, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करना चाहते हैं, वो भी अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ इनकम सपोर्ट वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पॉवर्टी के बारे में अब डिटेल में डिस्कशन करने का टाइम आ गया है। पॉवर्टी सिर्फ लैक ऑफ इनकम नहीं है, जो कि हमने सुधा और अनु के केस में देखा। वहां पर लैक ऑफ इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों अनु एक डांसर नहीं बन पा रही है, बट पॉवर्टी इज मच बियॉन्ड दैट। वो और गहरा कंसेप्ट है, उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। उसका डायमेंशन पॉलिटिकल हो सकता है, उसका डायमेंशन सोशल हो सकता है, और उसका डायमेंशन इकोनॉमिक हो सकता है। यही रीजन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब ड्राफ्ट किया गया और डीपीएसपी के अंदर बोला गया अंबेडकर जी ने कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट हैविंग पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी। इसीलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ताकि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर पाए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जरूरत है। इसीलिए हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। रिजर्वेशन होती हैं एमपीज, एमएलएज के इलेक्शन में और वेरियस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी में। ऐसा क्यों होता है? ताकि इनकी पार्टिसिपेशन, यानी वो कास्ट, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको की राइट्स की और अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम रही है पास्ट में, वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का बेनिफिट ले पाए। वो तभी पॉसिबल है जब वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर पाए इक्वली अदर सेक्शंस, यानी और बाकी जनरल कास्ट के साथ। तो इसीलिए उन्हें रिजर्वेशन, और इसे एफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। सोशल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करने के लिए हमने एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट्स चलाई और वेरियस सेफगार्ड्स प्रोवाइड करे हैं, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जैसे कि अगर आप जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका अगर सोशल बॉयकॉट करते हैं या उन्हें सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने से रोकेंगे, तो भी वो अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने उन्हें सोशल डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। इसी के साथ साथ मैं और भी डायमेंशन शो करना चाहूंगा। सपोज कीजिए आपके पास आप पॉलिटिकली पुअर नहीं है, सोशली भी पुअर नहीं है, इकोनॉमिकली भी पुअर नहीं है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट खराब है जहां पर आप रहते हैं। एपिडेमिक्स चलती हैं, डिजीजेज होती हैं, तो एनवायरनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने जो इनकम अर्न करी है वो एनवायरनमेंट को खराब करके करी है और उसके चलते आप बीमार रहते हैं और सोसाइटी में एपिडेमिक फैला हुआ है, तो भी आप एनवायरमेंटली पुअर है। तो बहुत सारे मल्टी डायमेंशंस होते हैं पॉवर्टी के। तो इसीलिए
शाहीन रफ़ी खान एंड डेमियन किलन, इनकी आर्ग्यूमेंट है कि पॉवर्टी वो चीज़ है, पॉवर्टी वो कंसेप्ट है जिसके अंडर इंसान बीमार हो और वो डॉक्टर से ना मिल पाए। जैसे कि आपने देखा कोविड के केस में, क्या लोगों के पास पैसे की कमी थी कोविड-19 के केस में? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे थे। इसका मतलब इनकम का होना सफिशिएंट नहीं है, इज नॉट सफिशिएंट, इनकम इज नॉट सफिशिएंट। अगर आपकी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो भी आप पॉवर्टी का एक डायमेंशन फेस कर सकते हो, पॉवर्टी के एक डायमेंशन की मार फेस कर सकते हो कि आपके पास पैसे थे लेकिन इंडिया में डॉक्टर्स और नर्सिस की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रेशो इतनी कम थी और इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था कि आप अपने लव्ड वंस को नहीं सेव कर पाए। पॉवर्टी और क्या है? पॉवर्टी, हंगरी पीपल के लिए पॉवर्टी क्या हो सकती है कि वो भूख से मर रहे हैं और उनके पास फूड को एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब देखिए इंडिया में बफर स्टॉक है, लेकिन साइमल्टेनियसली मालन्यूट्रिशन डेथ होती है। मैं बार बार आपको डेटा रिवाइज कराता हूँ NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का, जिसमें कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, ये सारे डेटा आप देख सकते हैं। हंगर इंडेक्स में भी इंडिया की बहुत पुअर रैंक रहती है, हंगर इंडेक्स भी आप देख सकते हैं। तो ये क्यों है? जबकि हमारे पास बफर स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि एक्सेस होना भी, फूड के लिए एक्सेसिबिलिटी भी ज़रूरी है, सिर्फ अवेलेबिलिटी से काम नहीं चलेगा। फूड तो अवेलेबल है, एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है हंग्री पीपल के पास, पुअर पीपल के पास इंडिया में। अनदर कंसेप्ट, और इसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट होती तो अवेलेबिलिटी के साथ साथ फूड एक्सेसिबल भी रहता। उसके बाद नॉट हैविंग जॉब और फ्यूचर के बारे में डरना इंसान का, क्योंकि आज आप डर में अगर जीते हैं कि कल ही आपकी जॉब नहीं रहेगी, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। और ऐसा कब होता है? जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी कोई जॉब की गारंटी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम करते हैं, इनफॉर्मली काम करते हैं, कोई जॉब एग्रीमेंट नहीं है, वो भी एक फॉर्म ऑफ पॉवर्टी है। और आपके बच्चे जो कि वाटर बोर्न डिजीज की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है, इसका मतलब ये बात आ गई हमारी, जो मैंने बोला था, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है। मे बी आपके पास इतना खाना होगा कि आपको माल न्यूट्रिशन नहीं हो रही है, लेकिन डिजीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वाई? ड्यू टू वाटर बोर्न डिजीजेस। एंड में पावरलेसनेस होना और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ना होना, ये भी पॉवर्टी की फॉर्म है। सपोज कीजिए अगर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड ना करते हमारे SC/STs को, ताकि वो MPs और MLAs के इलेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते, तो क्या ये पॉसिबल था कि इंडिया में एक शेड्यूल्ड कास्ट जनरल कैंडिडेट के अगेंस्ट इलेक्शन जीत पाता? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया में कहीं भी आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, और इसीलिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया है कि जहां पर जनरल कैटेगरी की सीट पर शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है और वो जीत जाता है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट, जो डोमिनेंट कास्ट होती है गांव देहात के अंदर एंड इवन इन द अर्बन एरियाज, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, नेटवर्किंग ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो उन्हें डोमिनेट कर पाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि वाई रिजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। सो अब आप पॉवर्टी के बारे में समझ चुके हैं, तो आगे अगर आपसे कोई पॉवर्टी के बारे में पूछते हैं कि क्या है पॉवर्टी, तो पॉवर्टी सिर्फ लैक ऑफ इनकम नहीं है। इनफैक्ट पॉवर्टी वो फिनोमेना है जो इंसान को उसकी पोटेंशियल
और उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने से रोकता है। अगर कोई भी ऐसी मजबूरी है जो आपको आपकी पोटेंशियल, आपके ड्रीम्स और आपको अपॉर्चुनिटीज एक्सेस करने में, उन्हें अचीव करने में रोकता है, तो वो ही आपका पॉवर्टी का फैक्टर बन जाता है। वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, आपके पास वोटिंग राइट ही ना हो। वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है, आपको गंदे एनवायरमेंट में रहने के लिए छोड़ दिया है गवर्नमेंट ने, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको, आपका जो इंडिया का प्रोडक्शन मेथड्स हैं वो क्लीन नहीं है, सोशली बॉयकॉट कर दिया जा रहा है आपका। आपके पास इनकम तो है, पैसे तो हैं, खाने पीने के रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये सभी फैक्टर्स मिलकर पॉवर्टी के कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पुअर्स को आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है? तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखी थी, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ भी लिखी थी बुक, इंडिया की जीडीपी इसमें मेजर करी थी। इन्होंने एक और कंट्रीब्यूशन करा था और वो ये था कि इन्होंने इंडिया की पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा था। और वो पॉवर्टी लाइन को कैसे इन्होंने डिफाइन करा था? इन्होंने क्या करा था, जितने भी जेल में कैदी थे, इंडियंस ही थे, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करा। उन्होंने देखा कि इससे ज़्यादा बेयर मिनिमम, क्योंकि देखिए इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जिनको जेल में डाला गया था, वो बेयर मिनिमम ही उनको प्रोवाइड करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि इससे नीचे तो वैसे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या कंसिडर करा कि जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, जो जेल में रह रहे कैदियों के लिए खाना दिया जाता था और उसकी जो एक्सपेंडिचर थी, उसको उन्होंने पॉवर्टी लाइन में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक और आपको हाईलाइट करना चाहूँगा चीज़ें। अब क्या था, ये जो भी जेल में थे वो सब एडल्ट थे, एडल्ट थे, लेकिन पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए सारी के सारे पॉपुलेशन को कंसिडर करना चाहिए। तो एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो कैलोरी नॉर्म्स निकल के आई होंगी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से, या कंजम्पशन बेस्ड जो पॉवर्टी लाइन आई होगी, वो ठीक था। लेकिन 1/3 पॉपुलेशन जो थी इंडिया की, वो थी चिल्ड्रन की। अब चिल्ड्रन तो इतनी कंजम्पशन करते नहीं है एडल्ट के मुताबिक। तो इन्होंने क्या करा, चिल्ड्रन को भी एडजस्ट करा पॉवर्टी लाइन, इंडिया की पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने में। और उसके लिए इन्होंने क्या करा, ये जो चिल्ड्रन थे इंडिया के, जो हाफ चिल्ड्रन थे, हाफ को तो इन्होंने क्या शो करा, 1/3 में से अगर हाफ को इन्होंने क्या कहा, उनकी नील रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे, उनकी नील रिक्वायरमेंट थी। लेकिन बाकी हाफ यानी 1/3 का अगर हाफ करेंगे तो आप 1/6 आ जाएगा, यानी 1/6 पॉपुलेशन को एडल्ट के हाफ चाहिए थी। तो इस तरीके से इन्होंने फॉर्मूला, आप एनसीईआरटी में देख लेंगे कंप्लीटली, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं कि इन्होंने डिफाइन करा कि इंडिया की पॉवर्टी लाइन थी 3/4 ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की 3/4 एक्सपेंडिचर जो थी इंडिया की पॉवर्टी लाइन थी। तो आप मोटे तौर पर इतना याद रख सकते हैं कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग दादा भाई नौरोजी ने इंडिया में पॉवर्टी लाइन डिफाइन करी थी, और जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का 3/4 ऑल इंडिया लेवल पर पॉवर्टी लाइन थी। और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि चिल्ड्रन को इंक्लूड करा गया था। तो इसीलिए पॉवर्टी लाइन जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिड्यूस होकर 3/4 ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आ गई थी। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ। इंडिपेंडेंट इंडिया में 1962 में स्टडी ग्रुप फॉर्म करा गया पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। फिर 1979 में टास्क फोर्स बनाई गई। उसके बीच में यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी और टास्क फोर्स के बीच में लाकड़ा वैली कमेटी भी आई थी 1992 में।
इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका ये 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना जानना सफिशिएंट होगा। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आती है। तेंदुलकर कमेटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया था सोशल मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी और न्यूज़ एजेंसीज ने भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर रंगाराजन कमेटी बनाई थी, रंगाराजन कमेटी। लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में आज के टाइम पर अगर पॉवर्टी के फिगर देखेंगे आप, तो वो तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग ही है, जो कि 22% है। हम आगे ये डेटा देखेंगे। अब सारे पुअर एक जैसे नहीं होते हैं, तो कैटेगराइज करा गया पुअर को। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पुअर रहते हैं, ऑलवेज पुअर। कुछ रहते हैं, कुछ जो होते हैं ज़्यादातर पुअर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीजनली जो एम्प्लॉयड होते हैं, जब उनका बारिश का मौसम आता है मॉनसून में कंस्ट्रक्शन वर्कर का, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो वो पुअर हो जाते हैं। और क्रॉनिक पुअर वो होते हैं वही जो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इसमें तो देखिए, सीजन जब बदलेगा, तो सीजन अगर फेवरेबल है, बारिश नहीं हो रही है तो आप पुअर नहीं है, बारिश हो रही है तो पुअर है। क्रॉनिक पुअर में ऐसा नहीं होता है। क्रॉनिक पुअर में ज़्यादातर आप पुअर रहते हैं। फिर चर्निंग पुअर होता है। चर्निंग पुअर कंटिन्यूसली, फॉर एग्जांपल ये पॉवर्टी लाइन है, तो कभी आप ऊपर जाएंगे, फिर अगले ही सीजन में नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। ये क्रॉनिक पुअर होते हैं। ये पॉवर्टी लाइन रहती है और वो झूलते रहते हैं इस पॉवर्टी लाइन के बीच में, तो इन्हें चर्निंग पुअर कहा जाता है। और कुछ होते हैं ओकेजनली पुअर। वैसे तो वो पुअर नहीं है, लेकिन कभी हेल्थ की इमरजेंसी आ गई, हेल्थ में स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई, जैसे कोविड में स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई, तो वो पुअर चले गए। और कुछ जो रिच बंदे होते हैं, तो ये कैटेगराइज करा गया है। सब पुअर एक जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप पॉवर्टी लाइन हेड काउंट रेशो की बात कर रहे हो, तो ये उसका फ्लो है पॉवर्टी लाइन मेजर का। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पॉवर्टी लाइन मेजर का फ्लो क्या है। कौन ज़्यादा पुअर है वो इसको कंसिडर नहीं करती है। उसके लिए जो भी पॉवर्टी लाइन, फॉर एग्जांपल ये पॉवर्टी लाइन है, ये यहाँ पर मनी है वाई एक्सेस पर, और ये पुअर पीपल है। अब इस मनी, इस पॉवर्टी लाइन मान लीजिए ये 100 रुपये है, इससे नीचे जितने भी हैं वो पुअर है। लेकिन हो सकता है किसी के पास 99 रुपये हैं, किसी के पास 9 ही रुपये हैं। तो क्या 9 रुपये और 99 रुपीज़ वाला जो बंदा है, 99 रुपीज़ वाला, वो सेम पुअर है? नहीं है। तो यानी पॉवर्टी लाइन जो है इस फिनोमेना को कैप्चर नहीं कर पाती है। यानी कौन ज़्यादा पुअर है, पॉवर्टी लाइन इसे नहीं मेजर कर पाती है। सेकंड, सिर्फ कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन मेजर करी जाती है इंडिया में, कि जैसे फॉर एग्जांपल रूरल सेक्टर के लिए जो है 2400 कैलोरीज जितने खाने में आ जाएंगी, उस खाने की कॉस्ट निकाली जाएगी और उसको पॉवर्टी लाइन बना दिया जाएगा। वहीं अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज, और इनके अंदर थोड़ी बहुत एजुकेशन और हेल्थ की एक्सपेंडिचर इंक्लूड करी जाएगी, क्योंकि ये माना जाएगा ज़्यादातर कि ये लोग अपने सरकारी अस्पताल और स्कूलों की फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, जो कि वहाँ पर फ्री होती हैं। तो बेसिकली इनकी जो पॉवर्टी लाइन रहती है वो कंजम्पशन बेस्ड ही रहती है। पॉवर्टी लाइन में ये प्रॉब्लम रहती है। अब इसके क्या ये सही मेजर है? सिर्फ कंजम्पशन आपने पॉवर्टी लाइन का एज्यूम कर लिया है कि वो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करेगा कंजम्पशन। भाई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का क्या बात हुई? ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए एक लेबर को फील्ड पर काम करने जाने के लिए, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा जाता है। तो इसीलिए पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट इंडिया में अभी यूज़ हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, एलपीजी जो है फेल हो गए हैं पॉवर्टी, एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था एलपीजी रिफॉर्म्स, वो फेल हो गए हैं पॉवर्टी को एलिवेट करने में इंडिया में। और उनका ये भी मानना है कि जो मेथोडोलॉजी है वो फ्लॉड है। क्यों फ्लॉड है? देखिए, मैंने बताया आपको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं करी जाती है, इसीलिए वो उन्होंने कुछ और मेजर्स जो हैं, अल्टरनेटिव मेजर, जो भी ज़्यादा बेटर तरीके से कैप्चर कर पाते हैं पॉवर्टी को, वो इंट्रोड्यूस करे हैं। वो है सेन इंडेक्स, पीजीआई पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। ये सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए
ऑल्टरनेटिव मेजर्स जब आपको कहीं पर आंसर में कोट करना है, तो इनके फॉर्मूले और इनकी डिटेल्स हम हायर लेक्चर्स में जानेंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इंडिया में पुअर की जो है पॉपुलेशन कितनी है। अब यहाँ पर देखिए 1973-74 में 55% जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, और जब 11-12 की बात करते हैं तो वो 21.9% पर आ गई है। यानी पॉवर्टी तो बहुत रैपिड रेट से डिक्लाइन हुई है इस पीरियड के अंदर। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि पॉवर्टी को मेजर करने का जो मेथडोलॉजी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। यहाँ पर जो मेजर था 1973-74 में वो डिफरेंट मेजर था, और तेंदुलकर कमेटी जो कि इस पीरियड में यूज करी गई वो मेजर डिफरेंट था। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट को भाई अपना फेस सेविंग करनी होती है, अपने आप को डिफेंड करना होता है अपनी पॉलिसीज़ को, तो वो इन मेथोडोलॉजीज़ में हेराफेरी करती हैं, और इसीलिए टाइम टू टाइम वो जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें हेराफेरी करके एक पर्टिकुलर फिगर पर पहुंचते हैं। इसीलिए उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं एक्सपर्ट्स। लेकिन स्टिल ये कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पॉवर्टी रिड्यूस हुई है इंडिया में। सो एक चीज़ जो 100% श्योर है, दैट इज पॉवर्टी हैज़ डेफिनेटली डिक्लाइन। Poverty has definitely declined. The only question is by how much. सिर्फ ये क्वेश्चन रेलेवेंट है। पॉवर्टी तो डेफिनेटली डिक्लाइन हुई है, ये कंसेंसस है सारे इकोनॉमिस्ट में, बट कितना हुई है उस पर डिबेट है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मेथोडोलॉजी करेक्ट नहीं है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मोर देन 80% ऑफ पुअर, आज भी 80% जो पुअर है वो रूरल एरियाज में है, और ये सिचुएशन पहले भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसे ही है। यानी हमारा जो पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम है उसको हमें फोकस करने की जरूरत कहां पर है, रूरल एरियाज में। सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन 1990s एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर, कि भाई इंडिया में कितने टोटल पुअर थे, इन रूरल एरियाज हैड डिक्लाइंड। रूरल एरिया में तो डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन अर्बन एरिया में जो पुअर है एब्सोल्यूट नंबर में इंक्रीज हो गए हैं थोड़े से, यानी मार्जिनली। अब ये फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत डिबेट किया जा सकता है, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने यही कहा है कि ये एलपीजी रिफॉर्म्स की फेलियर है। कि देखिए आप क्या हुआ है रूरल एरियाज में, तो एब्सोल्यूट टर्म में अगर नंबर ऑफ पुअर पीपल देखा जाए वो डिक्लाइन हुए हैं, तो एक्चुअली में वो लोग शिफ्ट हो गए हैं अर्बन एरियाज में, और अर्बन एरियाज में इंक्रीज हो गए नंबर ऑफ पुअर्स। एंड ड्यू टू दिस ओवरऑल पॉवर्टी जो है ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म्स, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ रही है, और इसीलिए हमें डायरेक्ट पॉवर्टी मेजर्स की ज़रूरत है। और इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004 में एमजी नरेगा लेके आई है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो रिफॉर्म्स हैं इसमें ऑटोमेशंस ज़्यादा हो गई हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स में एंटरप्रेन्योर्स और कैपिटलिस्ट को फ्रीडम ज़्यादा मिल गई हैं, और वो कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, जॉब्स जनरेट करने में कम ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए पॉवर्टी जितनी एक्सपेक्टेड थी एलपीजी रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उतनी पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हुई है। पॉवर्टी डेफिनेटली डिक्लाइन हुई है, लेकिन कम डिक्लाइन हुई है। इसलिए हमें सारा मार्केट के भरोसे पॉवर्टी, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के भरोसे पॉवर्टी को नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी की भी ज़रूरत है। अब बात आती है कि पॉवर्टी इंडिया में है ही क्यों। देखिए चाइना में पॉवर्टी बहुत रैपिड रेट से डिक्लाइन हुई है। चाइना में वहाँ पे अराउंड ओनली 10% पुअर बचे होंगे, 10 to 5% के बीच में। जबकि चाइना और इंडिया का जो ग्रोथ कंपैरिजन किया जाए 1950s और 60s में, तो इंडिया की ग्रोथ रेट, यानी नेहरू जी के टाइम पर इंडिया की ग्रोथ रेट जो थी
if I denote IG for India's growth rate and CG for China's growth rate, तो इंडिया की ग्रोथ रेट उनसे चाइना से ज़्यादा थी। फिर चेंज कहाँ पे आया? चेंज आया 1979 में। डेंग जियोपिंग जो कि प्रेसिडेंट बने चाइना के, इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। और इंडिया ने कब करे मार्केट रिफॉर्म्स एलपीजी? 1991 में या 2 में लगा लीजिए। तो ये 13 ईयर गैप पीरियड, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये 13 ईयर गैप पीरियड है कि हम पीछे रह गए और चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, एक्सपोर्ट जनरेट कर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एडवांटेज ले ली और इंडस्ट्रियल ग्रोथ IG फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और वो चाइना की ग्रेटर रही इंडिया से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, तो इंडिया उतनी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग बाद में हमने मार्केट रिफॉर्म्स इनिशिएट करे। तब तक जो एक्सपोर्ट मार्केट था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, चाइना उसको कैप्चर कर चुका था। और फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? सर्विस सेक्टर। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट जो है चाइना के सर्विस सेक्टर से ज़्यादा रही, लेकिन आपको पता ही है सर्विस सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एलपीजी रिफॉर्म इंडिया में फेल हुए, चाइना में नहीं, क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि चाइना में लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल थे। तो जब ऑलरेडी सबके पास लैंड की प्रॉपर्टी इक्वल हो चुकी थी चाइना में, तो जब मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे तो सभी लोग उस मार्केट रिफॉर्म्स का बेनिफिट ले पाए। सभी लोग बैंक्स के पास जा पाए, वहाँ से कैपिटल रेस कर पाए और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाए। सभी ने इसका बेनिफिट लिया। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया में नॉट मच सक्सेसफुल। हम अनसक्सेसफुल वर्ड तो यूज नहीं करेंगे ड्यू टू सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम ये ज़रूर बोलेंगे कि अनसक्सेसफुल, लिमिटेड सक्सेस, हम ये कह सकते हैं लिमिटेड सक्सेस मिली है, लिमिटेड सक्सेस। अब इससे क्या होता है कि जब लिमिटेड सक्सेस रही इंडिया में, लैंड रिफॉर्म्स नहीं सक्सेसफुल हो पाए कंप्लीटली, तो जब मार्केट रिफॉर्म्स यानी एलपीजी जब रिफॉर्म्स आए तो सबको जो है इक्वल चांस नहीं मिला कैपिटल मार्केट और फॉर्मल बैंकिंग का जो रिसोर्सेज हैं उसका बेनिफिट लेने में। तो आप इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझा जाता है कि मार्केट रिफॉर्म्स वर्क्स only when economic institutions are inclusive। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर ही हमारी जो ओनरशिप ऑफ एसेट्स आ जाती हैं। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग से ही आप रिफॉर्म्स करने जा रहे हो, मार्केट पे आप मार्केट एफिशिएंसीज पे आप डिपेंड हो रहे हो कि ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले ही जो गेम है वो कुछ लोगों के फेवर में है क्योंकि उनके पास ही ज़्यादा एसेट्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो इनइक्वालिटी राइज ही होएगी और कुछ ही लोगों को जॉब मिलेगी, कुछ ही लोग उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। इसीलिए इंडिया में ग्रोथ तो हुई लेकिन वो जॉबलेस रही। अब ये जो डिस्कशन मैंने यहाँ पे की है, ये आपने पहले शायद कहीं नहीं रीड करी होगी, बुक के अंदर ये नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपैरिजन को आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि इंडिया में पहले लैंड रिफॉर्म्स का सक्सेसफुल होना क्यों बहुत ज़रूरी था। उसके बाद अगर लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं हुए तो भी हमारे पास चांस था कि हम पॉवर्टी को ख़त्म कर पाते। और वो कब ख़त्म कर पाते? अगर हमने हेल्थ, HEAL, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हेल्थ और एजुकेशन पर
स्पेंडिंग करी होती, लेकिन हमने हेल्थ और एजुकेशन पर भी स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं कि इंडिया को भाई 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी, चाइना से भी पाकिस्तान से भी, तो नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा पैसे जा रहा था, डिजास्टर मैनेजमेंट पे पैसे जा रहा था, तो जो मासिस की हेल्थ और एजुकेशन पर हम फोकस नहीं कर पाए। तो इससे हुआ ये कि हमारे पास स्किल्ड वर्कर ही नहीं जनरेट हो पाए, अनस्किल्ड लेबर रही, और जब अनस्किल्ड लेबर रहती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो रहती है और अर्निंग भी लो रहती है। तो ये एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है नेहरू इरा का। नेहरू जी ने काफ़ी अच्छे काम करे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी रही, चाइना को हमने बीट करा, लेकिन एक उनका जो फ्लॉ रहा वो ये था कि इंडिया में स्टार्टिंग से ही हेल्थ और एजुकेशन पर कम स्पेंडिंग करी गई। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है और आप ग्लोबलाइजेशन के लिए ओपन कर देंगे अपनी मार्केट को, 1995 में जैसे कि WTO के अंडर किया गया, आपने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करा और सब्सिडीज वगैरह एलिमिनेट करने के लिए और इंपोर्ट कोटा एलिमिनेट करने के लिए अलाउ किया, साथ ही HIV वैरायटी टेक्नोलॉजिकल शॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब जो पुअर फार्मर है, जो लैंडलेस लेबर है, मान लीजिए वो किराए पर लीज पर लैंड लेता है और वहाँ पर अपनी फसल उगाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि भाई वो HIV वैरायटी खरीद पाए पहली चीज़ तो, और अगर वो खरीद भी ले तो उसके लिए फर्टिलाइज़र भी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। अब ये इरिगेशन फैसिलिटी जो है कुछ ही एरियाज़ में है, जैसे कि यूपी और हरियाणा में और पंजाब में, बाकी तो मॉनसून डिपेंडेंट है इंडिया में। तो अब देखिए आप, टेक्नोलॉजिकल शॉक ने क्या किया। टेक्नोलॉजिकल शॉक ने ये किया कि बाकी जो और इंडिया के जहाँ पर प्रोस्परस फार्मर कम्युनिटीज़ थी, जो रिच फार्मर्स थे, उन्होंने तो भाई फर्टिलाइज़र्स ले लिए, खरीद लिए, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर ली और पेस्टिसाइड्स भी खरीद लिए, क्योंकि HIV वैरायटी ज़्यादा वल्नरेबल होती है पेस्ट के। लेकिन ये लोग नहीं कर पाए जो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स थे, और उनके अगेंस्ट टेक्नोलॉजी ने काम किया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो HIV यानी ग्रीन रेवोल्यूशन था, वो कुछ ही लोग उसका बेनिफिट उठा पाए। साथ ही क्योंकि इंडिया को फिस्कल डेफिसिट घटाना था स्टेबलाइजेशन पॉलिसी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंडर, तो उन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग कम कर दी थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान रहा जो पिछले लास्ट 2 डिकेड्स में हुआ है कि पर हेक्टेयर यील्ड स्टार्टिंग में, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंक्रीज हुई थी, वो अब इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिक्रीज हो गया है। फिर बात आती है लीगेसी ऑफ ब्रिटिश राज। बिल्कुल, ब्रिटिश राज में भी पॉवर्टी एग्जैजरेट हुई, क्यों? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। लैंकनशायर से मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल गुड्स हमने इंपोर्ट करे और उसका नतीजा ये रहा कि इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि सारे के सारे अनएम्प्लॉयड लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। फिर बात आती है हमारी खुद की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी फेलियर ही रही है। क्यों? क्योंकि लिविस मॉडल क्या कहता है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और इंडस्ट्री है और सर्विस सेक्टर है, तो आपको पहले शिफ्ट होना होगा इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है इंडस्ट्रियल पे, या एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मतलब चेंज इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी, सर्विस सेक्टर में कम होगी। लेकिन इंडिया ने लीप फ्रॉगिंग करी। इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं बढ़ी, वो सीधा कहाँ बढ़ी? सर्विस सेक्टर में। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि चाइना ने पहले रिफॉर्म्स ले लिए और चाइना एडवांटेज ले गया एक्सपोर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि चाइना ने हेल्थ पर भी स्पेंडिंग करी थी और एजुकेशन पर भी, तो उनकी लेबर भी स्किल्ड थी। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का।
उसके बाद और क्या रीज़न हो सकता है पॉवर्टी का? तो देखिए, आप जब पॉवर्टी का डेटा देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर SC STs ही पॉवर है। SCs STs, इनफैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी भी काफ़ी पुअर है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ही ज़्यादातर होते हैं। तो कास्टिज्म भी एक फैक्टर है, क्योंकि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी ना हो, पब्लिक सेक्टर की अंदर ही रिजर्वेशन पॉलिसी है, प्राइवेट में तो नहीं है, तो ये भी SC STs को एक्सक्लूड कर देता है इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट लेने से। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब कौन से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज यूज़ करी गई? तो 3 स्ट्रेटजीज थी पॉवर्टी को एलिवेट करने की। पहली तो थी ग्रोथ ओरिएंटेड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि GDP ग्रोथ करेगी और उसका बेनिफिट पहले हायर रिचर क्लास, जो कि कैपिटलिस्ट क्लास है, उसका बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि हम मार्केट रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंट्रोड्यूस करेंगे, ईजी बनाएंगे वहाँ पर कैपिटल को रेज करना और प्रोडक्शन के मेथड्स को और प्रोडक्शन के स्ट्रेटजीज को, और इसकी हेल्प से फिर जब वो रिच होंगे तो वो वेजेस राइज करेंगे, वेजेस रेज करेंगे पुअर सेक्शन यानी लेबर की भी, और ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है। ये अप्रोच 1950s और 60s में नेहरू जी ने अडॉप्ट करी। उनको लगा कि भाई हम महालनोबिस स्ट्रेटजी लाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज पर, और फिर ये हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं हमारा इंडस्ट्रियल बेस प्रिपेयर करेंगी और प्राइवेट सेक्टर जो है इसका बेनिफिट उठाएगा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के भरोसे छोड़ दिया उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? जहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा इस ट्रिकल डाउन थ्योरी ने काम नहीं करा, और 1950s और 60s के अगर पॉवर्टी के फिगर्स देखें तो ज़्यादा अच्छे फिगर्स नहीं है। सो इस अप्रोच ने कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठाया, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन वो भी 1960s में हालांकि बाद में शुरू हुआ था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक तरीके से बुलक फार्मर्स को ही उसने बेनिफिट दिया है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों टेक्नोलॉजिकल शॉक और ग्लोबलाइजेशन के कंपटीशन के अंडर सिर्फ यूपी, पंजाब, हरियाणा के फार्मर्स बेनिफिट कर पाए, क्योंकि उनके पास कैपिटल थी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ये थ्योरी तो काम नहीं कर रही है कि ग्रोथ ओरिएंटेड की हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस रखें और पॉवर्टी पर डायरेक्ट अटैक ना करें। तो उन्होंने डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, गरीबी हटाओ नारा चलाया इंदिरा गांधी जी ने 70s में, और 66 के बाद ही पॉवर्टी पर डायरेक्ट अटैक होना शुरू हो गया था। इसीलिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1970s में आया, और ये है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को सस्ता लोन प्रोवाइड करती हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। और 2 इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और ये अर्बन एरियाज़ के नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी नाम दिया गया है, NRLM डे। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक आदमी को, जो कि एजुकेटेड एम्प्लॉयड को तो मिल जाएगा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में लोन, क्योंकि किस कोलेटरल पे मिल जाएगा? क्योंकि उसके पास डिग्री है, उस पर भरोसा है बैंक को कि एजुकेटेड है तो काम ढंग से करेगा। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेटेड नहीं होंगे और अनस्किल्ड होंगे, उन पर किस तरीके से बैंक भरोसा कर ले? तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी? वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले कुछ सेविंग्स जनरेट करेगा और बैंक में डिपॉजिट करेगा, फिर बैंक उन्हें कुछ लोन देगा, और फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स आपस में लोन देंगे। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम 1990s से शुरू हुआ है हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में फोकस ज़्यादा होना। अब थर्ड जो स्कीम्स यूज़ करी जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, इसमें देखिए आप NFSA में, यहाँ पर देखिए आप 66% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है उसको सस्ते दामों पर गेहूँ, चावल ये दिए जा रहे हैं। शायद आने वाले टाइम में पल्सेस यानी दालें भी दी जाने लगे, और मे बी जो है प्रिपेयर्ड फूड दिया जाने लगे, कुक्ड फूड दिया जाने लगे। लेकिन फ़िलहाल
यहाँ पर सस्ते गेहूँ चावल दिए जा रहे हैं पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। साथ ही पीएम किसान यहाँ पर 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, इसमें कोई जॉब नहीं करवा रही है गवर्नमेंट, जहाँ जो कि यहाँ पर है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, PMEGP या NRLM डे, इनसे डिफरेंट है। यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है बिना किसी काम लिए। ये PMJ है जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें भी यानी आपकी हेल्थ एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट मीट कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करके 5 लाख तक का सालाना 10 करोड़ फैमिलीज के लिए ये PMJ इंट्रोड्यूस करा गया है। अब शायद बढ़ा के इसे 50 करोड़ तक भी कर दिया जाए। फिर एक और स्कीम है जनधन योजना, ये भी पुअर सेक्शन को बेनिफिट देने के लिए है। और साथ ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये सब यूज करे जा रहे हैं। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की क्या फेलियर रही है? एक तो ये कि लिमिटेड सक्सेस रही है इन प्रोग्राम्स की, और उसके 3 वजह बताई है इकोनॉमिस्ट ने। पहला तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड एसेट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो सभी फॉर्मल बैंकिंग का फायदा उठा पाते। अभी क्या है, लैंडलेस लेबर को मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है, जो कि अराउंड 36%, इनफैक्ट कई बार 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है, तो वो तो इंडेप्टनेस में ही फंस जाते हैं। सेकेंड, पुअर इम्प्लीमेंटेशन तो है ही, करप्शन रही है, और इसी का इलाज करने के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आधार स्कीम यूज़ करी है। तो यहाँ पर ये तो हम लूप होल प्लग कर ही रहे हैं। लेकिन आप कुछ एक आर्टिकल्स में पाएंगे जो कि ड्रीज और खेरा, रितिका खेरा, ये इकोनॉमिस्ट हैं। इनका मानना है कि आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है ये करप्शन को रोक नहीं पा रहा है, इनफैक्ट एक्सक्लूड कर रहे हैं पुअर को, क्योंकि कई जगह पे इंटरनेट काम नहीं करता है और कई जगह पे उनके फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते हैं। तो हमें खाली DBT आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, इनका ये मानना है। आगे कभी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। थर्ड जो है, लिमिटेड सक्सेस क्यों रही है इन प्रोग्राम्स की? क्योंकि स्केर्स रिसोर्स एलोकेट करे गए हैं। हेल्थ और एजुकेशन पर तो आप देख सकते हैं, एजुकेशन पर अराउंड 3% एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलहाल, और हेल्थ पर तो 1.5% ही है। अगर आप देखें, कस्तूरी रंजन कमेटी ने बोला है कि इस पर 6% करी जाए एटलीस्ट, और यहाँ पर 3% प्लस करी जाए। अब देखते हैं आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है। फिलहाल तो यही है हमारे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब UPSC अखाड़ा फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।